हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लुसेंट के 1000 क्वेश्चन की सीरीज, जिसमें हम आज 50 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। और हम इस लुसेंट की सीरीज का इस तरह से रिवीजन करेंगे जिससे कि हमारी जो ना लुसेंट पूरी कवर हो जाएगी। 1000 क्वेश्चन में हमारी पूरी लुसेंट का ना पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था? क्या नाम था? ऑप्शन ए कौटिल्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईस्वी में मौर्य वंश की स्थापना की थी। उनके गुरु कौटिल्य थे और कौटिल्य का नाम था चाणक्य और विष्णुगुप्त। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। उन्होंने नंद वंश को समाप्त कर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। चंद्रगुप्त ने ग्रीक शासक सेल्यूकस निटर को हराकर संधि की। सिकंदर महान और चंद्रगुप्त मौर्य का आपस में क्या संबंध था? तो ऑप्शन सी, सीधे सामना नहीं हुआ। एक्सप्लेशन: सिकंदर 326 ईस्वी में भारत आया था। उसने पोरस पुरुष से हाइड्स पे झेलम नदी पर युद्ध लड़ा। सिकंदर और चंद्रगुप्त का युद्ध सामना कभी नहीं हुआ। बाद में चंद्रगुप्त ने सिकंदर को उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकटर को हराया। इस युद्ध के बाद सेल्यूकस ने अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करवाई और 500 हाथी भेंट में दिए। क्वेश्चन नंबर 3, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म कहाँ अपनाया था? कहाँ अपनाया था? नंबर सी, कर्नाटक, श्रवणबेलगोला में। कब, क्यों अपनाया था? चलिए जानते हैं। जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया था। वे जैन आचार्य भद्रबाहु के शिष्य थे। उन्होंने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में शल्लेखना व्रत यानी कि भूख से प्राण त्याग कर द्वारा मृत्यु प्राप्त की, है ना। क्वेश्चन नंबर 4, मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र। आइए जानते हैं इसके बारे में और जानकारी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, आधुनिक नाम पटना थी। पहले पाटलिपुत्र पहले अजातशत्रु इन्हें मगध राजा द्वारा बसाया गया था। चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक सभी ने यह राजधानी बनाई थी। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज यही चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। क्वेश्चन नंबर 5, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत कौन था? कौन था? ऑप्शन सी, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज को सेल्यूकस निकटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। उसने जो पुस्तक लिखी उसका नाम था इंडिका। इसमें भारतीय समाज, प्रशासन, कृषि, धर्म, जाति प्रथा, नगर व्यवस्था का वर्णन मिलता है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र का वर्णन किया था जैसे कि लकड़ी की दीवारें और खाइयों से घिरा नगर। क्वेश्चन नंबर 6, अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ किसने लिखा था? तो ऑप्शन बी, कौटिल्य ने लिखा था। आइए जानते हैं कौटिल्य के बारे में। कौटिल्य का वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था। उन्होंने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा था जिसमें राजनीति, अर्थव्यवस्था, प्रशासन, कूटनीति का विस्तार का वर्णन मिलता है। यह ग्रंथ मौर्यकालीन प्रशासन की मुख्य झलक देता है। इसमें राजा प्रजा का सेवक है जैसी बातें भी लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 7, बिंदुसार ने किस वंश की स्थापना की थी? तो ऑप्शन डी, उसमें से कोई नहीं, बिंदुसार। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था ना। जो बिंदुसार था वो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। इसने कोई नया वंश स्थापित नहीं किया बल्कि मौर्य वंश का उत्तराधिकारी बना। इसने यूनानी ग्रंथों में अमित्रघात कहा गया है। बिंदुसार ने लगभग पूरे भारत को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। केवल कलिंग, उड़ीसा उसके अधीन नहीं आया था। अशोक ने बाद में कलिंग को जीत लिया था। क्वेश्चन नंबर 8, अमित्रघात की उपाधि किसे दी गई थी? हमने अभी पढ़ा, अमित्रघात की उपाधि बिंदुसार को दी गई थी। तो बिंदुसार को अमित्रघात, शत्रुओं का संहारक भी कहा जाता है। यूनानी लेखकों ने इसे अमित्रघात नाम दिया था। उसके लेखक में उसके शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ जिसे अशोक ने शांत करवाया। क्वेश्चन नंबर 9, मौर्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो सबसे महान शासक कौन था? ऑप्शन सी, अशोक। अच्छा, चलिए अशोक के बारे में जानते हैं। अशोक 273 से 232 ईसा पूर्व को मौर्य वंश का सबसे महान शासक माना जाता है। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व के बाद उसने सबसे पहले बौद्ध धर्म अपनाया। उसने धम्म नीति चलाई और जगह जगह शिलालेख और स्तंभ लेख खुदवाए। अशोक ने धम्म महापात्र नामक अधिकारी नियुक्ति किए। उनका साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर कर्नाटक तक फैला हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10, कलिंग युद्ध किस शासक ने लड़ा था? तो किस शासक ने लड़ा था? ऑप्शन बी, अशोक ने लड़ा था। आइए जानते हैं। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व तक मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग उड़ीसा के बीच में हुआ था। इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे और 1.5 लाख लोग कैदी बने। इस भीषण रक्तपात को देखकर अशोक ने जो है बौद्ध धर्म को। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? तो किस युद्ध के बाद अपनाया था? ऑप्शन सी, कलिंग युद्ध के बाद अपनाया था। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। इसके पहले वे चंड अशोक कहलाता था। युद्ध के बाद धम्म अशोक कहलाया। अशोक ने रक्तपात देखकर युद्ध नीति छोड़कर शांति और धर्म की नीति अपनाई। इस घटना का वर्णन अशोक के शिलालेख 13 में दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में आता जाता है कि मतलब कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में? तो किस शिलालेख में? क्वेश्चन 13 में है ना।
क्वेश्चन नंबर 12, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? कौन सा? ऑप्शन ए शिलालेख 13, अभी हमने पढ़ा। अशोक के शिलालेख 13 गिरनार, गुजरात और धौली ओडिशा में मिला है, में कलिंग युद्ध उसके परिणामों का वर्णन मिलता है। इसमें अशोक ने अपने पश्चात और धम्म नीति अपनाने का जिक्र किया है। यह शिलालेख ब्राह्मी और प्राकृत भाषा में खुदा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? किस लिपि में खुदे हुए? ऑप्शन बी ब्राह्मी लिपि में खुदे हुए हैं। अधिकांश अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। उत्तर पश्चिम भारत में मिले शिलालेख खरोष्टे लिपि, अरमाइक लिपि से उत्पन्न हुए हैं। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश क्षेत्र के शिलालेख प्राकृत भाषा में ब्राह्मी लिपि में है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक ने शिलालेखों द्वारा अपनी नीतियां जनता तक पहुंचाई। क्वेश्चन नंबर 14, अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ने वाले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन ए जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप 1870 ईस्वी में सबसे पहले ब्राह्मी लिपि को पढ़ा। इसी के बाद अशोक के शिलालेखों का रहस्य सामने आया। इसके बाद पता चला कि ये शिलालेख अशोक महान ने खुदवाए थे। क्वेश्चन नंबर 15, अशोक के कितने शिलालेख है? कितने हैं? ऑप्शन सी 14। ऑप्शन अशोक के 14 प्रमुख शिलालेख है ना। आगे बढ़ते हैं। इसने प्रशासन, धर्मनीति, पशुपालन, धार्मिक सहिष्णुता, युद्ध का त्याग आदि का वर्णन किया है। इसके अलावा 7 लेख भी प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अशोक ने किस धम्म महापात्र नियुक्त किया था? तो नंबर बी धार्मिक उपदेश देने के लिए, है ना। अशोक ने अपनी धम्म नीति को फैलाने के लिए धम्म महापात्र नामक अधिकारी नियुक्त किए। इनका कार्य क्या होता था? प्रजा को नैतिक उपदेश देना और बौद्ध धर्म का प्रचार करना। ये संस्था प्रशासन और धर्म को जोड़ती थी। क्वेश्चन नंबर 17, अशोक ने बौद्ध धर्म प्रचार के लिए किसके साथ विवाह किया था? तो ऑप्शन बी देवी के साथ। यानी कि अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए किसके साथ विवाह किया था? तो देवी के साथ। अब जानते हैं इसके बारे में। अशोक की पत्नी देवी विदिशा की राजकुमारी थी, यानी कि मध्य प्रदेश से थी। उनके पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा थे, जिन्हें अशोक ने बौद्ध धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। संघमित्रा ने बोधि वृक्ष की शाखा। क्वेश्चन नंबर 18, अशोक का सबसे प्रिय उपनाम क्या था? ऑप्शन बी प्रियदर्शी था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक के शिलालेखों में उनके उपनाम प्रियदर्शी, जिसका वर्णन प्रिय हो, मिलता है। शुरू में वह चंड अशोक क्रूर शासक कहलाता था, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद वह धम्म अशोक बन गया। क्वेश्चन नंबर 19, अशोक ने किस धर्म का पालन किया था? ऑप्शन बी बौद्ध धर्म का पालन किया था। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। वह थेरवाद बौद्ध धर्म का अनुयायी बना। उसने बौद्ध धर्म को भारत और विदेश, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार तक पहुंचाया। क्वेश्चन नंबर 20, अशोक ने किस बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी? किसकी की थी? ऑप्शन सी तृतीय की थी। तृतीय बौद्ध संगति 250 ईस्वी में अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र था। इस संगति में बौद्ध धर्म के विभाजन की शुरुआत हुई हीनयान और महायान में। अशोक ने बौद्ध धर्म प्रचार के लिए विदेशों में भिक्षु भेजे। क्वेश्चन नंबर 21, अशोक ने बौद्ध धर्म प्रचार के लिए किन्हें श्रीलंका भेजा था? महेंद्र और संघमित्रा के पुत्र को। ऑप्शन ए। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्र संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। महेंद्र ने श्रीलंका के राजा तिष्य को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। संघमित्रा ने बोधि वृक्ष की शाखा श्रीलंका में लगवाई। इस घटना से श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। क्वेश्चन नंबर 22, अशोक ने किस उपाधि का उपयोग किया था? नंबर बी, ऑप्शन बी देव नाम प्रिय, अब प्रियदर्शी राजा। अशोक ने अपने शिलालेखों में देव नाम प्रिय प्रियदर्शी की उपाधि का प्रयोग किया, अर्थ देवताओं का प्रिय और सुंदर। अशोक ने कभी अपने शिलालेखों में सीधे अपना नाम नहीं लिखा। क्वेश्चन नंबर 23, अशोक की सबसे बड़ा शिलालेख कहाँ स्थित है? सबसे बड़ा शिलालेख ऑप्शन डी मानसेरा, पाकिस्तान में। मानसेरा पाकिस्तान और शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान में अशोक ने अब सबसे बड़े शिलालेख पाए जाते हैं। ये खरोष्टे लिपि में लिखे गए हैं। ये अशोक के धम्म नीति और धम्म सहिष्णुता का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, अशोक के शिलालेखों में किस पशु का अधिक उल्लेख है? तो ऑप्शन सी हाथी। आइए जानते हैं। अशोक के कई शिलालेखों और मूर्तियों में हाथी का उल्लेख मिलता है। हाथी बौद्ध धर्म के गौरव और शक्ति का प्रतीक है। अशोक ने शिलालेखों में शेर, बेल और अशोक चक्र भी अंकित थे, लेकिन सबसे प्रमुख हाथी है। क्वेश्चन नंबर 25, अशोक का धर्म किसे संबंधित है? किससे संबंधित? ऑप्शन बी नैतिक जीवन और आधार। आइए जानते हैं इसके बारे में। अशोक का धर्म बौद्ध धर्म का पर्याय नहीं था। इसका मुख्य उद्देश्य था प्रजा के बीच नैतिकता, भाईचारा और धार्मिक सहिष्णुता का और करुणा को फैलाना। धम्म नीति का मतलब क्या? हिंसा का त्याग, माता पिता की सेवा, प्राणियों से दया, सभी धर्मों का सम्मान, ये इसका अर्थ था। क्वेश्चन नंबर 26, अशोक का राजकीय चिन्ह
नेशनल इम्बेल का आधार कहाँ से लिया गया था? ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी सांची, ऑप्शन सी अमरावती, ऑप्शन सी नागार्जुन। तो ऑप्शन ए सारनाथ। तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ का अशोक स्तंभ से लिया गया है। इसमें चार सिंह पाटिका पर विराजमान है, नीचे घोड़ा, बेल, हाथी और सिंह अंकित है। इसके बीच में धर्मचक्र अशोक का चक्र भी बना हुआ है। इसे मौर्य कला का उत्कृष्ट कृति माना गया है। क्वेश्चन नंबर 27, अशोक के समय किस बौद्ध धर्म की संगति का आयोजन होता? कौन सी तृतीय? पाटलिपुत्र, जो कि पाटलिपुत्र में हुई थी, है ना। तृतीय बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी। अध्यक्ष कौन था? मोगलीपुत्र तीसरा। इस संगति में बौद्ध धर्म प्रचार के लिए विदेशों से में भिक्षुकों को भेजा गया था। हीनयान और महायान का विभाजन यहीं से प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 28, अशोक के शासनकाल में सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? सबसे बड़ी उपलब्धि थी ऑप्शन बी धम्म नीति, धम्म नीति को लागू करना। तो अशोक की सबसे बड़ी उपलब्धि थी धम्म नीति का प्रचार। उसने पहली बार शासक और प्रजा के बीच में नैतिक संबंध को महत्व दिया। इसने धर्म को राजनीति से जोड़ा और उसके शासन का आधार बनाया। क्वेश्चन नंबर 29, अशोक की मृत्यु कहाँ हुई थी? अशोक की मृत्यु कहाँ हुई थी? नंबर ए पाटलिपुत्र में। अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई। उनकी मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होता गया। उसके बाद दशरथ मौर्य संप्रति आदि उत्तराधिकारी बने, लेकिन साम्राज्य बिखर गया। क्वेश्चन नंबर 30, मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? कमजोर कारण क्या था? ऑप्शन बी कमजोर उत्तराधिकारी, यानी कि मौर्य साम्राज्य में अशोक के बाद कोई अच्छा शासन आया ही नहीं। अशोक की मृत्यु के बाद, यानी कि अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य का शासन बहुत कमजोर और अक्षम थे। उनमें सबसे प्रसिद्ध दशरथ मौर्य और संप्रति थे, लेकिन कोई भी साम्राज्य बचा नहीं पाया। साथ ही आर्थिक संकट और विदेशी आक्रमण यूनानी शक ने मौर्य को कमजोर किया। अंततः 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या कर दी और शुंग वंश की स्थापना की। यहाँ से अपना होता शुंग वंश स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 31, मौर्य काल का अंतिम शासन कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासन कौन था? ऑप्शन डी बृहदत्त था। मौर्य वंश का शासक बृहदत्त था। इसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी में कर दी थी। इसके बाद मौर्य वंश का अंत हुआ और शुंग वंश की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 32, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? अभी हमने पढ़ा था ऑप्शन ए पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी में शुंग वंश की स्थापना की थी। वह मूल रूप से मौर्य शासक का सेनापति था। उसने मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या और स्वयं गद्दी पर बैठा। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था और उसने वैदिक धर्म का संरक्षण दिया। क्वेश्चन नंबर 33, पुष्यमित्र शुंग किस धर्म का अनुयायी था? किस धर्म का अनुयायी था? ऑप्शन सी वैदिक धर्म का, हिंदू था। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण वैदिक धर्म का अनुयायी था। उसने वैदिक धर्म को बढ़ावा दिया और अश्वमेध यज्ञ करवाए। कई ग्रंथों में उसे बौद्ध धर्म विरोधी बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 34, शुंग वंश का उल्लेख किस संस्कृत नाटक में मिलता है? किस नाटक में मिलता है? ऑप्शन बी माल विवागिनी मित्रम, जिसे किसने लिखा है? कालिदास ने लिखा हुआ है। चलिए जानते हैं। कालिदास द्वारा रचित नाटक माल विवागिनी मित्रम में शुंग वंश का उल्लेख है। इसमें पुष्यमित्र शुंग में के पुत्र अग्निमित्र का वर्णन है। इससे हमें शुंग कालीन इतिहास और संस्कृति की जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 35, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? शुंग वंश का अंतिम शासक था ऑप्शन सी देवभूति। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति था। उसकी हत्या वसुमित्र ने की कर्ण ने की थी, यदि वही उसका मंत्री था। उसके बाद कर्ण वंश की स्थापना हुई। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 36, कर्ण वंश की स्थापना किसने की थी? कर्ण वंश की स्थापना किसने की थी? वसुमित्र ने। वसुमित्र 73 ईस्वी में शुंग वंश का अंत कर कर्ण वंश की स्थापना की। यह वंश बहुत ही कमजोर था और अल्पकालीन रहा। अंततः 28 ईस्वी पूर्व के आसपास आन सातवाहन वंश ने कर्ण वंश का अंत किया। क्वेश्चन नंबर 37, सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? सातवाहन वंश की स्थापना कहाँ हुई थी? कहाँ पर हुई थी? आइए जानते हैं। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी बिहार। तो कहाँ हुई थी? आंध्र प्रदेश में इसकी स्थापना हुई थी। सातवाहन वंश को आंध्र वंश भी कहा जाता है। इसकी स्थापना लगभग 60 ईसा पूर्व में हुई थी। सातवाहन वंश की राजधानी क्या था? पृष्ठान में से और अमरावती थी। इस वंश के शासकों ने बौद्ध धर्म का संरक्षण किया। क्वेश्चन नंबर 38, सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी महाशासक कौन था? नंबर 1 खाला, ऑप्शन बी गौतमीपुत्र सातकर्णी, पुलोमावी, यज्ञश्री सातकर्णी। तो कौन सा? ऑप्शन बी गौतमीपुत्र सातकर्णी था। सातवाहन वंश का सबसे महाशासक गौतमीपुत्र सातकर्णी था। उनकी माता गौतमी बलश्री थी, जिसने उनके कार्यों की प्रशंसा नासिक प्रशस्ति में की। उसके शक और यवनों को पराजित किया और आंध्र वंश का शक्तिशाली बनाया। क्वेश्चन नंबर 39, सातवाहन वंश की राजधानी क्या थी? ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी प्रतिष्ठान, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। तो क्या थी? ऑप्शन सी प्रतिष्ठान या पैठन। सातवाहन वंश की राजधानी क्या थी? प्रतिष्ठान पैठन, जो कि महाराष्ट्र में थी। इसके अतिरिक्त अमरावती आंध्र प्रदेश भी इसका प्रमुख नगर था। सातवाहनों ने रोम, ग्रीक और अरब देशों के साथ व्यापार। क्वेश्चन नंबर 40, सातवाहन वंश का
अंत किसके द्वारा हुआ? तो किसके हुआ? ऑप्शन सी, वाकाटक वंश के द्वारा हुआ। सातवाहन वंश का अंत वाकाटक वंश ने किया। सातवाहन वंश लगभग 2 और 3 शताब्दी ईस्वी तक चला। इसके बाद दक्षिण भारत में पल्लव, चेल और वंश उभरे। क्वेश्चन नंबर 41, मौर्य साम्राज्य का सबसे बड़ा शासक कौन माना जाता है? तो ऑप्शन बी, अशोक माना जाता है। मौर्य साम्राज्य का सबसे बड़ा और प्रभावशाली शासक अशोक था। उसका साम्राज्य भारत से लेकर अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। अशोक ने कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व के बाद बौद्ध धर्म स्वीकार किया और बौद्ध धर्म नीति लागू की। क्वेश्चन नंबर 42, मौर्य काल में सम्राट का मुख्यालय कहाँ था? तो ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र में था। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। मेगास्थनीज ने इसे पहली बोथरा कहा। यहाँ से विशाल प्रशासन, राजस्व व सेना का संचालन होता था। अशोक का कौन सा शिलालेख बौद्ध धर्म के विभाजन की जानकारी देता है? ऑप्शन ए, सप्तम शिलालेख, ऑप्शन बी, 12वां अभिलेख, ऑप्शन सी, पंचम शिलालेख, ऑप्शन डी, द्वितीय शिलालेख। तो ऑप्शन सी, पंचम शिलालेख, जो कि बौद्ध धर्म के बंटवारे के बारे में जानकारी देता है। तो पंचम अभिलेख में बौद्ध संघ में विभाजन या संघ भाग की जानकारी मिलती है। अशोक ने चेतावनी दी थी कि संघ को तोड़ने वालों को कठोर दंड मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 44, अशोक ने विदेशी राजाओं को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए दूत कहाँ भेजे थे? कहाँ पर भेजे थे? ऑप्शन बी, श्रीलंका व यूनान। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्र संघमित्रा को बौद्ध धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। अन्य दूत यूनान, मिस्र, सीरिया और आदि देशों में भेजे गए। यहाँ बौद्ध धर्म के वैश्विक प्रसार की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 45, किस स्तंभ लेख से अशोक के व्यक्तिगत धर्म परिवर्तन का पता चलता है? तो नंबर सी, कौशाम्बी स्तंभ लेख। कौशाम्बी स्तंभ लेख से ज्ञात होता है कि अशोक ने व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म को अपनाया था। इसमें बौद्ध धर्म की शिक्षा और संघ का सहयोग का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 46, अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग युद्ध के बाद उसके परिवर्तन का प्रमाण देता है? तो ऑप्शन ए, 13वां शिलालेख। 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध 261 ईस्वी पूर्व बाद अशोक के हृदय का परिवर्तन का उल्लेख है। उसने हिंसा को त्याग कर धम्म नीति को अपनाया। यह सही शिलालेख अशोक की धम्म विजय को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 47, अशोक ने किस भाषा और लिपि में अपने अभिलेख अंकित करवाए थे? तो ऑप्शन बी, प्राकृत और ब्राह्मी भाषा में नोट करवाए थे। अधिकांश शिलालेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। उत्तर पश्चिम क्षेत्र, अफगानिस्तान, कंधार आदि में अभिलेख ग्रीक और अरमाइक भाषा में ही मिलते हैं। उत्तर पश्चिम भारत में कुछ अभिलेख प्रविष्ट भाषा में भी मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 48, अशोक की प्रसिद्ध रुम्निदाई स्तंभ लेख किसे संबंधित है? तो ऑप्शन ए, बुद्ध के जन्म स्थान से संबंधित है। रुम्निदेई स्तंभ लेख लुम्बिनी, नेपाल से ज्ञात होता है कि यहाँ बुद्ध धर्म का जन्म हुआ था। अशोक ने इस स्थान को कर मुक्त घोषित किया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 49, अशोक के किस अभिलेख को बौद्ध धर्म का पहला लिखित दस्तावेज कहा जाता है? ऑप्शन ए, शिलालेख, ऑप्शन बी, लघु शिलालेख, ऑप्शन सी, सप्तम लेख, ऑप्शन डी, धम्म लेख। तो ऑप्शन ए, शिलालेख। अशोक के शिलालेख मेजर रॉक एडिक्ट यानी कि बौद्ध धर्म के सबसे प्राचीन लिखित प्रमाण है। इनमें हिंसा, दया, सहिष्णुता और धम्म नीति की बातें मिलती है। विशेषकर 13वां शिलालेख धम्म का मुख्य कारण था। क्वेश्चन नंबर 50, अशोक को किस उपाधि से जाना जाता है? नंबर ऑप्शन ए, प्रियदर्शी, ऑप्शन बी, देवनामपेरी, ऑप्शन सी, धर्माशोक, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इन्हीं सभी नामों से अशोक को जाना जाता है। अशोक ने स्वयं को अभिलेखों में देवनामपेरी, देवताओं का पेरी और प्रियदर्शी सभी का पेरी कहा है। बाद में उसे धर्माशोक की उपाधि भी मिली हुई है। बस आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे, 50 क्वेश्चन, और अगली बार से हम 50 क्वेश्चन और करेंगे और धीरे धीरे लेवल क्वेश्चन बढ़ता जाएगा, जिससे कि आपको भी लगेगा कि हम मतलब ये हम पढ़ाने के उद्देश्य नहीं करें, सिर्फ हम रिवीजन कर रहे हैं ताकि हमारा लुसेंट का पूरी तरह से रिवीजन हो जाए, है ना। तो थैंक यू, लाइक कर दीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।